आपने रजब भट्ट के घर पर फायरिंग करवाई, फिर आपने उसको ओन भी कर लिया। हमने इसकी जान लेनी होती तो जब ये पाकिस्तान में थे या जब पाकिस्तान में आते तो हम ये काम करते। वो सिर्फ जो काम हुआ था 25 तारीख का चैलेंज दिया कि वो 25 जुलाई को आए तो हम देखेंगे लाहौर में। ये देखें ये क्या कर रहा है ये बंदा। उस नीयत से उसको बुलाया था। इतना मैं पागल तो नहीं हूँ कि जी मैं अपनी मौत को आके खुद वो गले लगाऊं। आप टिकटॉकर हैं या वो गैंगस्टर हैं? कोई डॉन कह देता है, कोई गैंगस्टर कह देता है, कोई बदमाश कह देता है, जिसका जो दिल कहता है जी वो कह देता है। आपका गैंग 333 के नाम से है। 333 तो मेरे वो दोस्त हैं फरूक खोखर साहब। क्या फर्रुख खोखर साहब के जितने मामलात हैं उनमें शरीके कार हैं? जो भी किया अपनी जेब से हमेशा किया। लारस बशनोई, उससे कोई गुफ्तगू हुई और उससे थ्रेटनिंग मामलात जो हैं इस हद तक आए? ये मेरी तो 3 साल दोस्ती रही है ना, मुझे पता है उसका कितने वो पानी में। सिर्फ वो एक सोशल मीडिया ने उनको बदमाश बनाया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला जो है उसकी असैसिनेशन करवाई, उसका कत्ल करवाया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी, सलमान खान और शाहरुख खान के जो करीबी साथी थे, उन पर कातिलाना हमले में उनको मार दिया। उसके पीछे है कौन, मकसद क्या है? इसको तो पता भी नहीं था उस दिन के ये काम होना है। सिद्धू के पीछे ये बहुत दिनों से फिर रहे थे। पिछले 1.5 साल से तो मुझे भी धमकियां दे रहे हैं ना। मुझे तो नहीं आज तक मार सके हैं 1.5 साल में, तो और इन्होंने क्या मारना है किसी। सीसीडी की एक मुबैना फहरिस्त जारी हुई है, उसमें आपका नाम तो नहीं है कहीं? डरता नहीं हूँ, लेकिन ये इस कलंक से डरता हूँ कि ये कलंक ना लग जाए मेरे ऊपर कि मैं अपने दोस्तों की फायरिंग से मारा गया हूँ। किस पर्सनैलिटी पे, किस इदारे पे आपको इत्मीनान है कि अगर वो आपको गारंटी कर दें तो आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और अपने आप को सरेंडर कर देंगे? अगर ये मुझे किसी तरीके यकीन दहानी करवा देते हैं कि आप आ जाओ, मैं दूसरे दिन ही फ्लाइट करवा के आ जाऊंगा। मुझे ये जिंदगी, ये पैसा, ये बैल की प्रॉपर्टी, ये कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने मुल्क में जेल गुजार लूंगा। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। हमारे नाज़रीन को ये याद होगा कि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में जो टिकटॉक, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और उस पे मुतशद्दिद मामलात जो तनाज़ात खड़े हो रहे थे, उसमें हमने ये कहा था कि हम चाहते ये हैं कि इसके तमाम फ़रीक़ैन जो हैं उनसे गुफ्तगू की जाए और उनका मौक़िफ़ जाना जाए कि ये हो क्या रहा है। हमने शहजाद भट्टी साहब के हवाले से पहले भी गुफ्तगू में बताया था कि हमारी उनसे बातचीत हुई है और आज नाज़रीन वो हमारे साथ ऑनलाइन गुफ्तगू करेंगे और वो बैरून मुल्क हैं, अमेरिका के नज़दीक किसी मुकाम पर हैं और वहीं से हमारे नाज़रीन को वो इत्तलात, वो मालूमात, वो तफ़सीलात फ़राहम करेंगे जो आज तक पोशीदा हैं और वो इंकशाफ अंगेज़ गुफ्तगू जो है हम उनसे करेंगे इसी तनाजुर में कि ये आए रोज़ जो है टिकटॉकर्स के दरमियान, वीलॉगर्स के दरमियान और ये इस हद तक तनाज़ात खड़े हो रहे हैं कि लगता ये है कि ये बाहम दस्तो गिरेबान है। शहजाद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत की। आप ये फरमाएं कि आपके हवाले से ये इबहाम है, पाकिस्तान में आप हमसे बहुत दूर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके हवाले से ये इबहाम है कि आप टिकटॉकर हैं, वीलॉगर हैं या वो गैंगस्टर हैं। आप अपने आप को खुद किस नाम से याद करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरी आवाज़ जो है कि वो लोगों तक पहले भी पहुँचाई और अभी भी जो हकीकत है वो इंशाल्लाह मैं जो भी होगी वो पहुँचाएंगे। सबसे पहले तो ना तो मैं कोई माफिया, ना मुझे काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं सोशल मीडिया पे। कोई गैंगस्टर बोल रहा है, कोई डॉन बोल रहा है, कोई कुछ भी, इस तरह का कोई चीज़ भी नहीं है। अगर किसी जगह पे हमने कोई स्टैंड लिया तो उसकी वजह से ये नहीं है कि हम गैंगस्टर बन गए हैं या बदमाश हैं या डॉन है। कुछ भी पहले नंबर पे नहीं है। मैं एक बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और पहले शुरू से मिडल फैमिली से आया था। तो उसके बाद थोड़े से ज़िंदगी में काम ऐसे किए कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी अच्छे कामों में। तो उसके बाद लोगों का वो प्यार था कि जो मर्ज़ी कह देते हैं, कोई डॉन कह देता है, कोई गैंगस्टर कह देता है, कोई बदमाश कह देता है, जिसका जो दिल कहता है जी वो कह देता है। ना कोई व्लॉगर हूँ, ना कोई टिकटॉकर, कुछ भी नहीं इस तरह की। तो पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं कोई डॉन वगैरह या ये वो अपने मुँह से मैंने कभी कोई चीज़ नहीं कही है। अच्छा, एक और बात बताएं कि आप बैरून मुल्क बैठकर जो है वो क्या करते हैं? कोई रिफॉर्मर हैं, मतलब आप जो है कोई इस्लाहकार हैं या जिस तरह बाचा खान खुदाई खिदमतगार थे, ये आप आवाज़ एहतजाज बुलंद करते हैं, आवाज़ हक बुलंद करते हैं या बगावत का अलम बुलंद करते हैं? क्या है, आप क्यों बाहर हैं? और ये बातें जो आप करते हैं कि आपने कभी इंडिया फ़ोन कर दिया, कभी किसी बंदे को ललकार दिया, कभी किसी को चैलेंज कर दिया, ये क्यों है?
नहीं, बगावत नहीं है जी। जहाँ पे हमेशा कभी अपनी ज़ात पे बहुत, मेरी ज़ात पे बहुत कुछ हुआ है और करते भी हैं लोग, बर्दाश्त कर जाता हूँ। लेकिन जब हमारे इस्लाम पे कोई चीज़ आती है या हमारे अदारों पे या हमारे मुल्क पे बात आती है, सोशल मीडिया से भी हम लोग देख लेते हैं जितना कुछ कर सकते हैं, जितना हम पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं जितना संभाल सकते हैं, सबसे पहले खड़ा होता हूँ। और क्योंकि हमारे कुछ अदारे ऐसे हैं कि हमारे अदारों की एक लिमिट होती है कि वहाँ तक वो उस तरीके से काम करते हैं। मेरी कोई लिमिट नहीं है। मैंने अगर इंडिया में भी कुछ किए हैं तो वो आप जो सारा गूगल चेक कर लें, वो अगर कोई किया होगा या इस्लाम के लिए किया होगा या कोई बंदा ऐसा होगा जिसने मेरे अदारों के लिए या मेरे मुल्क के लिए कोई ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किए होंगे। अपनी ज़ात के लिए तो एक चीज़ भी नहीं आज तक की है। अच्छा, सोशल मीडिया पे आपका गैंग 333 के नाम से है। गैंग जिसका होता है वो तो बदमाश होता है, तो अगर आप बदमाश नहीं है, गैंगस्टर नहीं है, तो ये गैंग कैसे फिर? नहीं, गैंग तो है ही नहीं है। 333 ना कोई गैंग है, ना 333 कोई ग्रुप है। 333 तो मेरे वो दोस्त हैं, फारूक खोखर साहब। वो उनकी गाड़ियों का नंबर था, लोगों ने अपनी आईडियों के आगे भी वो 333 लिख लिया। लोगों ने, वो छोटे-छोटे जो लड़के होते हैं गलियों के, उन्होंने 333 ग्रुप बना दिया। तो इसलिए इसको ग्रुप की शक्ल दे दी। कोई ग्रुप नहीं है हमारा, ना कोई ग्रुप है, ना कोई इस तरह का बदमाश वाली चीज़ है। भट्टी साहब, ये जो एक अहम बात है वो ये कहते हैं कि आपका फ़र्रुख खोखर साहब से ताल्लुक़ जो है वो किस अंदाज का है? क्या आप फ़र्रुख खोखर साहब के जितने मामलात हैं उनमें शरीके कार हैं? क्या वो आपके इन्वेस्टर हैं? मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कमेंट करते हैं ना। क्या आपको वो किसी तरह फाइनेंस करते हैं या आपके ग्रुप की सरपरस्ती जो है वो फाइनेंशियली कर रहे हैं? इस बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, नहीं, फारूक खोखर साहब जो हैं, बस उनके साथ ये देख लें कि एक दोस्ती है कि शुरू से मैंने उसी बंदे के साथ दोस्ती रखी थी, फारूक खोखर के साथ पाकिस्तान में। उसके अलावा लोगों के साथ मुलाकातें बहुत हैं, लेकिन जो दोस्ती मेरी गहरी रही है, वो पाकिस्तान में सिर्फ़ फारूक खोखर के साथ रही है और आज तक है उसके साथ। और लेकिन उन्होंने कभी भी हमें ना किसी गलत काम के लिए बोला है कि आप कुछ करो, लेकिन आज जब कभी इस्लाम की बात आई है या कभी मुल्क की बात आई है तो उन्होंने भरपूर साथ दिया है हमारा अच्छे काम में, लेकिन ना कभी बुरा काम किया है और ना उन्होंने हमारा साथ कभी दिया है बुरे काम में। कोई फाइनेंशियल पैट्रनाइजेशन है आपकी? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं इस तरह की। जो भी किया अपनी जेब से हमेशा किया है, अपने सर से किया है जी, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया आज तक। अच्छा, आप कहते हैं कि आप इस्लाम के लिए और जो हमारे इदारे हैं उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप पर कई पर्चे हैं। आप पर एक तो कौन-कौन से केसेस हैं और आप पाकिस्तान में क्यों नहीं हैं? जब आप पाकिस्तान के साथ हैं, तो पाकिस्तान में रहते क्यों नहीं हैं फिर? पाकिस्तान में इसलिए नहीं रहता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ अपने लोगों ने पहले से ज़्यादतियाँ की हुई हैं। तो जो मेरे ऊपर केसेस दिए हुए हैं, मेरी लाइफ तो वैसे भी पाकिस्तान में ख़राब की हुई है। एक हमारे पाकिस्तान में लाहौर में एसएचओ हुआ करते थे, मैं अब उसका नाम नहीं लेता हूँ, अब तो वो उसकी नौकरी भी ख़त्म हो गई है। उसने बिला वजह मेरे ऊपर जो है ना, कहीं से मुझे 2013 में मेरा ख़्याल मुझे गिरफ़्तार करके मेरी उसने पूरी जो है ना वो लाइफ़ ख़राब की हुई है कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे चोरियों के, डकैतियों के ये वाले दे दिए कि जिन केसों के जो मुद्दई हैं, आप उनको जाके मेरा सिर्फ पूछें कि यार ये इस बंदे को जानते हो? वो मुझे जानते भी नहीं होंगे। अगर मैंने ये सारी वारदातें की होंगी, तो भला अगले दिन ही वो बंदे आके मुझे बयान दे देंगे। आप मेरी जेल का रिकॉर्ड निकलवा के देखें, मैं 1 दिन जेल में रहा था, जो मेरे ऊपर केसेस थे। अगले दिन बंदों ने आके मेरे बयान दे दिए थे। उन्होंने कहा था हमारा मुल्ज़िम ही नहीं है ये। पर्सनली उसने मुझे लेके, तो पर्सनली तौर पे जो है कि मेरी उसने एक वो रिकॉर्ड याफ्ता बनाने के लिए कि ये पाकिस्तान में कहीं भी फिरे, कहीं भी आए जाए या कुछ भी हो तो इसको हर जगह पे ये रोका जाए, वो मेरे मुखालफों की तरफ से करवाया गया था उस एसएचओ से। तो इसलिए वैसे भी बाहर मैं इसलिए रहता हूँ कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरा कारोबार है, मैं अपना कारोबार देख रहा हूँ और पाकिस्तान से मुझे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान मुझे जब भी आना होगा, मैं आऊँगा, कोई मसला नहीं है। कोई भी मुझे अगर जो अभी ये कंट्रोवर्सी एक बनी थी, इसमें मुझे कोई भी मुलाज़िम या कोई भी अफ़सर भी फ़ोन करता है ना और मुझे यकीन दहानी करवा देता है कि आप वापस आ जाओ और अपना केस फ़ेस करो, मैं आ जाऊँगा। लेकिन उसमें ये चीज़ें हैं ना कि भी मेरे अपने दुश्मन ऐसे बने हुए हैं, अपने ही दुश्मन बने हुए हैं कि जो मुझे पाकिस्तान में ला के फ़ेक एनकाउंटर रिकवरी के लिए ले जाया जाएगा और मेरा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसलिए नहीं पाकिस्तान आता हूँ। आपके मुताबिक आप इदारों के साथ खड़े हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आपको ट्रस्ट नहीं है अपने इदारों पर कि आप फेस करें आप पे जो मुकदमात हैं? अदालतों पे यकीन नहीं है आपको? नहीं, यकीन पूरा है, यकीन का मसला नहीं है, यकीन पूरा है, लेकिन जो ऊपर बड़े अफ़सर बैठे हैं, वहाँ तक तो मेरी बात ही नहीं ना पहुँचेगी, वहाँ तक तो मेरी चीज़ ही नहीं पहुँचेगी ना, नीचे से पहले ही मेरा काम हो जाएगा।
मैं तो आपको भी कहता हूँ, आप मुझे यकीन दहानी करवा दें, आप गारंटी इस चीज़ की उठा लें कि भी मेरा इनकाउंटर नहीं करेंगे, ना मेरे इनकाउंटर वाले कोई काम है ज़िंदगी में कि मेरा इनकाउंटर किया जाए। आप मुझे ज़िम्मेदारी दे दें, मैं आपकी ज़िम्मेदारी पे आ जाता हूँ। अच्छा, मैं तो तब जिम्मेदारी दूँ ना जब मेरे पास सबूत सारे हों कि आपके पाकिस्तान में जो आप पर इल्ज़ामात हैं वो सारे झूठे हैं। आपके पास सबूत हैं कि वो सारे झूठे इल्ज़ामात? जी, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, आप अभी तो रिकॉर्ड मेरा ख़्याल है मेरा हर जगह पे उन्होंने निकाल के दे दिया है। आप उस रिकॉर्ड के ज़रिए जो मुद्दई होते हैं, उनसे जाके कन्फर्म कर सकते हैं, उन थानों से कन्फर्म कर सकते हैं कि आया कि इस बंदे को जिस सालों में गिरफ़्तार किया गया था, क्या इससे कुछ साबित हुआ था? या इसने वो मुद्दई जो थे, वो इसके ओरिजिनल मुद्दई थे? उन तो लोगों को ही नहीं, जब मैंने मेरे ऊपर केसेस किए गए हैं, मैंने जब अपने मेरे घर वालों ने, फैमिली वालों ने जब उनके साथ मुलाकातें की हैं ना कि आपके केस में हमारे बच्चे के ऊपर किए गए हैं, तो वो कहते हैं हम नहीं जानते हैं शहजाद को कि कौन है शहजाद। ठीक है, वो कहते हैं हम सुबह आके बयान दे देते हैं इसके। हमने वो बयान करवा लिए कचहरी में, कोई डराया नहीं है, कोई कहे ना कि डरा के या धमका के या पैसे दे के, नहीं। अदालतों में सारे सबूत पड़े हैं, उधर फाइलें पड़ी हैं। भट्टी साहब, ये जो हालिया मुकदमा आप पे हुआ है कि जी आपने रजब भट्ट के घर पर फायरिंग करवाई और वो उनके पता नहीं अहले खाना मौजूद थे, वो खुद थे कि थे भट्ट साहब, लेकिन ये बात पता लगी कि आपने उनके घर पे फायरिंग कराई है, फिर आपने उसको ओन भी कर लिया और ओन इस अंदाज से किया, आपने कहा जी हाँ मैंने ये उनको सबक दिया है कि वो इस तरह की हरकत ना करें। वो क्या मामला था? वो मुकदमा आपने जो है खुद ही, जो कहते हैं ना पंजाबी में, उड़ता तीर था ये, तो आप अगर ओन ना करते, डिसोन करते। कभी कभी होता है इस तरह के, दोस्तों के साथ जो है ना खड़ा भी होना पड़ जाता होता है और दोस्तों की चीज़ों में साथ शामिल भी होना पड़ जाता है। और कुछ दोस्त अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में ऐसे दिए होते हैं कि हमारे ऊपर टेंशन आती है तो वो अपनी टेंशन समझ के बहुत कुछ कर देते होते हैं। तो फिर मैं अगर पीछे भागता हूँ या उनसे भागता हूँ या पीछे हटता हूँ तो फिर मेरा ख्याल है कि वो मज़ा नहीं आता है दोस्ती का। तो अब ये जो इसका बंदे का आपने नाम लिया है, इस तक ये नौबत सर पहुंचनी ही नहीं थी। और हम किसी की, ना तो उस टाइम मैं या कोई मेरा दोस्त इनकी जान लेना चाह रहे थे, ना नुकसान करना चाह रहे थे। हमें भी पता था कि ये भी पाकिस्तान से चला गया, रात को इसकी फैमिली भी चली गई है, सब कुछ पता था। हमने इसकी जान लेनी होती या किसी को कत्ल करना होता तो जब ये पाकिस्तान में थे या जब पाकिस्तान में आते तो हम ये काम करते। वो सिर्फ जो काम हुआ था, वो सिर्फ एक के गेट की हद तक हुआ था कि यार आप जो कर रहे हो ना, बार बार ये चीज सही नहीं है। अभी यहाँ तक बात पहुंच गई है कि तुम्हारे साथ ये हो सकता है, अगर अल्लाह ना करे कि आज दरवाजे में जा रही है, कल हम नहीं करेंगे, कोई और उठ के आपको सीधा आपके सीने में मार देगा। तो सर ये चीज़ यहाँ तक नहीं पहुँचनी थी। एक बंदा बार-बार गुस्ताखियाँ करता है, बार-बार गुस्ताखियाँ करता है। अगर हमारे मुल्क के अदारे टाइम पे इसके ऊपर वो एक्शन ले लेते, कम से कम इसको गिरफ्तार करते, या गिरफ्तार भी नहीं करते, जब फतवे मिल गए हैं, सब कुछ हो गया, फिर क्यों नहीं करते थे? या गिरफ्तार कर लेते या कम से कम इसका चैनल तो उतने दिन बंद कर देते ना कि जितनी देर तक ये चीज़ें क्लियर ना होती। वो उसने तो टिकट पकड़ाई और निकल गया। अच्छा, ये बात जो बड़ी अहम है कि आपने ये कहा जी कि 25 तारीख का चैलेंज दिया कि वो 25 जुलाई को आए तो हम देखेंगे लाहौर में। तो वो क्या था कि 25 जुलाई को आप तो यहाँ मौजूद ही नहीं थे, तो आपके किस बंदे ने उसको देख? पहले नंबर पे तो बात ये है कि किसी भी, मैंने वीडियो में ये नहीं कहा कि आप आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ और मैं आके जो है कि आपके साथ फेस टू फेस लड़ूंगा या ये करूंगा। पहले नंबर पे तो मैं ना तो अपने मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहता हूँ, ना ही मैं अपने अदारों के चैलेंज दे के मैं पाकिस्तान आके लड़ूंगा और सारा माहौल ख़राब करूंगा। पहली नंबर पे तो ये मेरे दिमाग में चीज़ बैठी हुई है कि मैं नहीं करता हूँ। और उसको बुलाया था, क्यों बुलाया था? हमें पता था कि वो ऑलरेडी भागा हुआ है, उसकी इंक्वायरी बैठी थी, इंक्वायरीज में कुछ चीज़ें ऐसी साबित हुई थी और कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी थी औरतों की, सब कुछ, कि वो आएगा, हम उसको अदारों को देंगे कि ये देखें ये क्या कर रहा है ये बंदा। ठीक है, उस नीयत से उसको बुलाया था। इतना मैं पागल तो नहीं हूँ कि जी मैं अपनी मौत को आके खुद वो गले लगाऊं या कुछ भी। ना उसने आना था ना मैंने आना था। लेकिन वो वीडियो हमने देखी जिसके अंदर ये बात हुई, उससे पहले भी आपने जो फायरिंग करवाई, वो आप मानते हैं कि आपने फायरिंग करवाई? ये पहले मुझे बता दें। नहीं, वो दोस्तों में आया ना, वो मेरा दोस्त है शानी भाई, जो शानी टाइगर, उसके लड़के थे, उनके ऊपर वो सारी आई हुई है। तो फिर बीच में हम साथ ही थे ना, शानी जब भाई है तो फिर जो उनके ऊपर बात आ गई वो समझे हमारे ऊपर आ गई ना। हम मिल के फेस कर रहे हैं उस चीज को। अभी आपने ये फरमाया कि आप सबूत जो है वो इदारों को देते। जब आपके पास सबूत थे, आप इदारों से कोऑर्डिनेट करके उन्हें सबूत दे सकते थे, तो फिर कैसे एक फ़र्द वाहिद जो है वो कानून को हाथ में ले सकता है?
नहीं, वो सबूत तो उसके बाद जब ये हमारी लड़ाई हो चुकी थी, सब कुछ हो गया। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, जब आपकी किसी के साथ खराब होती है या लड़ाई होती है ना, टिकटॉक पे ख़ास करके, आपको जो उनके मुखालफ होते हैं ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेंड कर देते होते हैं कि जी ये लें भाईजान, इसकी ये चीज़ है, इसकी वो चीज़ है। अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि जी इसने अलम वाले घर के ऊपर जो है ना वो गोली चलवाई है, अलम ऊपर लगा हुआ था तो इसने अलम के ऊपर गोली चलवाई है। तो पहले नंबर पे तो मैं वो बात क्लियर कर दूं, कोई अलम के ऊपर गोली नहीं चली है, जो भी इसके गोली चली है वो नीचे उधर चली थी। और दूसरी बात ये है कि इनको गोली चलानी याद आ जाती है कि अलम के वाले घर पे गोली चला दी है। इन लोगों को ये नहीं आता कि जिस घर पे अलम लगा हुआ है उसके अंदर, घर के अंदर ये खुद क्या कर रहे थे, बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बना बना के लोगों को सेंड कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वहां पे इनको अलम नहीं याद आया। मैं तो इज्जत करता हूँ हर तरह से, हर लिहाज से। भट्टी साहब, आपका इस केस में, ये जो फायरिंग वाला केस है, आपका कोई साथी पकड़ा गया है? और क्या ऐसा खदशा मौजूद है कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान आएंगे तो आपको जाली मुकाबले में मरवा दिया जाएगा, तो क्या आपका किसी दोस्त को, किसी को, साथी को अब तक पकड़ा है उन्होंने? क्योंकि पुलिस वाले तो कहते हैं कि गिरफ्तारियां हमने की हैं इस केस में। शानी टाइगर के जो गन मैन थे मेरा ख्याल है, तो जो उनके दोस्त वगैरह थे तो उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, काफी सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। उन्हें किसी खदशात का सामना तो नहीं है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है मावरा अदालत? नहीं, अभी देखते हैं। अभी तो उन्होंने मेरा ख्याल है गिरफ्तारियां भी नहीं डाली हैं, वैसे ही बंदे जो हैं कि उनके पास हैं या कितने लोग गिरफ्तार, इस केस में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं फायरिंग वाले में? इसमें है जी 8 से 10 बंदे गिरफ्तार हुए हुए हैं अभी तक। इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं पड़ी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है अभी तक। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? आप इनके नाम बता सकते हैं किन इलाकों से पकड़ा गया है? नहीं नहीं, ये नहीं मुझे पता है कि कहाँ से इन्होंने पकड़े हैं। और लड़कों के भी अभी नाम क्लियर नहीं हुए हैं कि कौन कौन सा गिरफ्तार हुआ है। मैं ऐसे आपको कोई और बता दूं तो वो गिरफ्तार ना हो तो फिर वो कहें कि इसको भी करो, तो मुझे इसलिए अभी क्लियर नहीं है कि कौन कौन सा लड़का गिरफ्तार है। अच्छा, ये वाकया जो अभी हुआ इसे तो आप ऑन करते हैं, माजी में जो आप पर मुकदमात हुए वो कौन कौन से थे? मेरा ख्याल है 5-6 मुकदमे थे, 392 और इस तरह की कोई दफा लगी हुई थी। उस टाइम मेरे ख्याल 2012 या 13 में हुए, मुझे तो वो केस भी भूल गए सारा कुछ। मैंने तो सारा रफा दफा कर दिया, मुल्क जब छोड़ दिया तो उसके बाद मैंने वो किया ही नहीं। मैंने अपने बयान करवाए केसों के, उसके बाद मैंने छोड़ दिए थे वो। तो अभी मुझे दोबारा जब इन लोगों ने जो मेरे जिनके साथ मुखालफत थी, उन लोगों ने वो रिकॉर्ड निकलवा के सोशल मीडिया पे दिया कि इसकी इज्जत खराब करो, कि ये बहुत बड़ा वो इस्लाम के लिए बोलता है, तो खुद इसके ऊपर केस है। भाई केस किसी वजह से लाजमी नहीं है कि जो बंदे ने किया होता है वही केस होते हैं। केस तो झूठे भी हो जाते होते हैं, बंदों के ऊपर साबित करो कि मैंने वो काम किए हों। रावलपिंडी के एक थाने में आपके खिलाफ 376 दफा के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ और आप पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि खातून के साथ आपने दस्तराजी की है, बदअखलाकी की है। आप इस तरह कीजिएगा, उस एफआईआर में लड़की का नाम पढ़ लीजिएगा। जी। मैं उस लड़की का आपको पासपोर्ट भेज दूंगा जी। और उसका निकाह नामा भी भेज दूंगा। ये आपने बड़ी अच्छी चीज की जो आप ले आए हैं खुद। आप मुझे बताएं कि जो लड़की मेरे निकाह में बैठी हुई है, जो मेरी बेगम है, उसी बेगम का मेरे ऊपर पर्चा दे रहे हैं एसएचओ साहब, कि मेरे ऊपर वो इसी लड़की का पर्चा दे रहे हैं जो आज भी मेरे निकाह में बैठी हुई है। जिस लड़की का मेरे ऊपर केस किया गया वो आज भी मेरी बेगम है। पासपोर्ट पे भी मेरा नाम चल रहा है, नादरा से भी आप चेक कर सकते हैं एफआईआर में उस लड़की का और उस लड़की का वालिद का नाम मैच कर लीजिएगा, और नादरा से आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा कि वो आया वही लड़की है शहजाद की बेगम, तो आपको समझ लग जाएगी कि मेरे साथ कौन कौन सी ज्यादतियां हुई हुई हैं पाकिस्तान में, नहीं, जिस लेकिन वजह आपकी मनकूहा बीवी ने आप पे इल्ज़ाम आयद किया, क्या बयान उन्हीं का था, मुद्दत उन्हीं की थी या नहीं थी? उन्हीं की थी, लेकिन उनसे ब्लैकमेल करवा के दिया गया कि अगर तुम इसको अपने केस में अंदर नहीं करवाती हो तो हम बाहर मार देंगे इसको, इसको हम पुलिस मुकाबले में या कोई इस तरह की चीज करके इसको मार देंगे। इससे बेहतर है कि तुम इसके ऊपर खुद पर्चा दे के इसको गिरफ्तार करवा के जेल इसको सेफ कर लो। ये चीजें चली हुई थी उस। नहीं, नहीं, लेकिन इसका पस मंज़र बताएँ, ये तो अजीब-सी बात है। हमारे नाज़रीन जो है ये बड़ी तशनगी रह जाएगी कि इसका पता होना चाहिए ये बयान किसने दिलवाया, क्यों दिलवाया, और महज़ आपकी बदनामी मकसूद थी या कोई और मकसद था? नहीं, बदनामी इसमें मुखालफतबाजी थी और कुछ जिस एसएचओ ने मेरे ऊपर पर्चा दिया था, ये तो डीपीओ ने मुझे गिरफ्तार किया और भी काफी सारे केसों में मुझे डालने की कोशिश की। हुँ। तो उसके बाद जो लड़की थी मेरे, वो मेरे मुखालफों के जानने वाले थे, उन्हीं ने मेरी शादी, अपने ही थे मेरे मुखालफ भी जो हुए थे ना, मेरे पीठ पे हमेशा वार अपनों ने किया, बाहर से तो मैंने कभी वार होने नहीं दिया ना। हुँ।
तो बस वही चला था। मैं असल में उस लड़की को डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी की बच्ची की नहीं, मैं चाहता हूँ कि किसी की बेटी का सोशल मीडिया पे नाम आए या किसी की रिस्पेक्ट खराब हो, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा, आपका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन आज आप एक नामालूम मकाम पर हैं। ये आप पर जो मुश्किलात आई हैं, आपकी मुखालफतें हैं, दुश्मनदारी हैं, इसकी वजह क्या है? आपके पीछे क्यों पड़ गए हैं? इसकी वजह ये है कि कुछ दोस्तियां बंदे की ऐसी हो जाती हैं कि उनके साथ जब बैठना उठना होता है ना, तो उनके दुश्मन आपके दुश्मन बन जाते होते हैं। और उनके दुश्मन ये सोचते होते हैं कि अगर शहजाद भट्टी को नुकसान पहुंचा लेंगे तो समझो कि इसके मेन दोस्त को नुकसान पहुंचा लेंगे, इसको किसी तरीके गिराओ, इसको किसी तरीके जो है ना वो बीच में लेके आओ। तो उस तक तो वो पहुंच नहीं सके थे, तो ये सारी यारी दोस्तियों में हुआ। कोई मेरी अपनी जाति आज तक नहीं हुई लड़ाई, या मैं आज तक जितना मैं 2012-13 से फिर रहा हूँ, सिर्फ दोस्तों की वजह से आज तक हुआ मेरे साथ। भट्टी साहब, आपके हवाले से एक बात मशहूर हुई कि आपकी तिहाड़ जेल में जो भारतीय गैंगस्टर हैं, बल्कि गैंग के सबसे बड़े सरबराह हैं दुनिया में इस वक्त माना जा रहा है, लारस बिश्नोई, उससे कोई गुफ्तगू हुई और उससे थ्रेटनिंग मामलात जो हैं इस हद तक आए कि पाक भारत के बेशतर जो व्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आपको डिस्कस किया। इसकी वजह क्या थी और ये असल हक़ाइक़ हैं क्या? इसमें ये हुआ था सर कि आप तकरीबन 3 साल या ढाई साल पीछे चले जाएँ ना, टिकटॉक के जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि यहाँ पे क्या होता था कि खाना काबा की जो इंडिया के लोग थे वो सोशल मीडिया के ऊपर खाना काबा की तस्वीरें लगा के और हमारे नबी करीम के बारे में ऐसे-ऐसे अल्फाज बोलते थे। वाज़ेह सरेआम जो है ना उसमें खाना काबा की तस्वीरें लगा के बहुत ज़्यादा अब्यूज़िंग की जाती होती थी। लोग बहुत तंग थे इनसे, क्योंकि इंडिया किसी की अप्रोच नहीं थी। तो हमारा कोई अमेरिका में मेरे दोस्त थे, तो उनकी उनकी वजह से मेरी लॉरेंस के साथ दोस्ती हो गई किसी बात पे। तो मैंने दोस्ती नई-नई मेरी दोस्ती हुई थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम ना ये हमारे इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इनको जो है ना थोड़ा-सा फ़ोन करो या इनको जो है कि कोई धमकी-शमकी दो कि हमारा इस्लाम टारगेट करना बंद कर दें। उस सिलसिले में उसके साथ राब्ता हुआ था मेरा, उसके बाद फिर दोस्ती बढ़ती गई, बढ़ती गई। लेकिन फिर उसके साथ जब दोस्ती खत्म हुई है, तो पिछले कुछ दिनों महीनों पहले आपको पता है कि हमारा मुल्क की जंग का माहौल बना हुआ था एक। हम्म। तो लॉरेंस बिश्नोई ने जो है कि वो इंटरव्यू दे दिया था मीडिया के ऊपर कि मैं जो उधर वक़ूआ हुआ है, हमारे जो मुसलमानों ने जो इल्ज़ाम लगाया था हम्म। कि मुसलमानों ने आके मारे हैं उधर कश्मीर में लोग आके। तो लॉरेंस बिश्नोई ने उसके मुतल्लिक उसके बदले में कहा कि भी मैं पाकिस्तान में मेरे बंदे घुस के तो वो तकरीबन 1 लाख मुसलमान मारेंगे। अगले बंदे ने, अगर वो गैंगस्टर है या कुछ भी है, बदमाश है, वो अपनी तिहाड़ जेल में है, अपने मुल्क में इंडिया में है। मेरे मुल्क में उसने क्यों कहा कि जी मैं पाकिस्तान में घुस के तो मुसलमान मारूँगा। उस वजह से फिर उसके साथ मेरी खराब हुई कि खबरदार, उसको फ़ौरन शट अप कॉल दी हम्म। कि मुझे पता है तुम कितना कुछ कर सकते हो। आज तक उसके मुझे पता है ना वो क्या चीज़ें हैं, सिर्फ़ वो एक सोशल मीडिया ने उनको बदमाश बनाया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस बात पे ही खराब हुई थी कि हाँ, भी तुमने ये क्यों बयान दिया कि मैं मुल्क में पाकिस्तान में घुस के मारूँगा। मुल्क पहले है ना जी, हमारा अपना पाकिस्तान पहले या दोस्तियाँ बाद में है। मुझे ऐसा दोस्ती, ऐसे ताल्लुक चाहिए ही नहीं ऐसे गैंगस्टरों के साथ जो मेरे मुल्क के ऊपर नज़र रखें और कहें कि हम मुल्क में घुस के मारेंगे। इसलिए खराब की है उसके साथ। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला जो है उसकी असैसिनेशन करवाई, उसका कत्ल करवाया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी, सलमान खान और शाहरुख खान के जो करीबी साथी थे, तिलाना हमले में उनको मार दिया। उसके बाद अमेरिका हो, कनाडा हो, वो कार्रवाइयाँ करता है। उसके पीछे है कौन? मकसद क्या है? आप कह रहे हैं वो टिकटॉक का सिर्फ बदमाश है। सर वो कार्रवाइयाँ नहीं करता है, इनकी एजेंसियाँ कार्रवाइयाँ करती हैं, इनके अदारे कार्रवाइयाँ करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ़ क्या है कि उसको सिर्फ़ रखा हुआ है, एक वो पिट्ठू बनाया हुआ है कि बस उसके ऊपर जो है ना एक काम करके उसके ऊपर पिन लगा देते हैं जाके। वो सिर्फ़ ज़िम्मेदारियाँ उठाने वाला है, उसका और कोई काम नहीं है। सिर्फ़ टोटली अदारे इनके जो है ना, वो एजेंसियाँ वो बंदे मरवाती हैं। सिद्धू जो मरा है, उसका भी हमें पता है कि भी वो उसमें इनकी एजेंसियाँ भी शामिल थी, इनके पॉलिटिशियन भी शामिल थे। वो इस तरह लड़का मरा था, ठीक है? बाबा सिद्दीकी मुसलमान था, जो भी वो भी इलेक्शन पार्टी का था, वो भी ऊपर आ रहा था, बाबा सिद्दीकी को भी मार दिया। और बाबा सिद्दीकी को इन लोगों ने क्या गेम किया है, जो दिशान अख्तर है, जिसका मेन नाम है उस केस के अंदर और जिसका जो फरार है अभी, वो भी एक मुसलमान था।
इन्होंने क्या किया, गेम की कि मुसलमान से मुसलमान मरवा दिया और खबर चला दी कि मुसलमान ने जो है कि यहाँ पे ये कर दिया, वकूआ कर दिया, कत्ल कर दिया, ये वो। ये बड़ी गेमें खेलते हैं। लॉरेंस खुद कुछ भी नहीं करता है जी, इनके अदारे एजेंसियां करती हैं, सिर्फ इसका ये काम है कि जिम्मेदारी उठा लेता है, बस और कुछ भी नहीं है। मेरी तो 3 साल दोस्ती रही है ना, मुझे पता है उसका कितने वो पानी में है। लॉरेंस को इससे क्या फ़ायदा फिर मिलता है? लॉरेंस को इसका यही फायदा है कि वो मीडिया के ऊपर नाम चल रहा है, लोगों के अंदर डर बनता है, फिर ये लोगों को फ़ोनें करके फ़िरौतियाँ माँगते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं, इनको सहूलत मिली हुई है कि ये फ़ोन यूज़ करते हैं। पिछले 1.5 साल से तो मुझे भी धमकियाँ दे रहे हैं ना कि हर जगह पे लोगों से राब्ते करते हैं कि शहजाद भट्टी मारना है किसी तरीके से। मुझे तो नहीं आज तक मार सके हैं 1.5 साल में, तो और इन्होंने क्या मारना है किसी। लॉरेंस बिश्नोई के साथ 3 साल तक आपकी दोस्ती थी। क्या उसने कभी बताया कि सिद्धू मूसेवाले के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं, या वो बताता था कि उसी ने करवाया है? नहीं, उसका हाथ नहीं था, उसके कुछ दोस्त बाहर की कंट्रियों में बैठे हुए थे। उन लोगों ने सारा ये प्लान किया हुआ था, जहाँ से उन्होंने असला लिया था, उन्होंने किया था, इसने तो सिर्फ़ ज़िम्मेदारी उठाई थी। इसको तो पता भी नहीं था उस दिन कि ये काम होना है या हो गया है, क्योंकि सिद्धू के पीछे ये बहुत दिनों से फिर रहे थे। उस इलाके में इन लोगों ने प्लान करके पहले उसकी सिक्योरिटी ख़त्म करवाई है, फिर सिक्योरिटी की खबर चली है, प्रॉपर मीडिया पे चली कि सिक्योरिटी ख़त्म कर दी गई है। तो ये एक प्लान्ड काम था, सरकारी लोग उसमें शामिल थे, जो कि सिद्धू की एक-एक मिनट की आने-जाने की लोकेशनें दे रहे थे कि कहाँ पे अभी जा रहा है, कब कहाँ पे नहीं जा रहा है। तो वो सारा कुछ बीच में शामिल था, इसमें लॉरेंस का कोई नहीं, इसने सिर्फ़ फ़ेम लिया है उसमें। जिस तरह उसने अपने गानों में भी कह दिया था ना, काफ़ी सारी चीज़ें उसने अपने गानों में भी कही थी कि कुछ गैंगस्टर हैं जो कि अपने नाम के लिए मुझे गोली मारना चाह रहे हैं। तो वो सिर्फ़ फ़ेम वाला चक्कर था और कुछ भी नहीं। अच्छा, लॉरेंस तो 2015 से जेल में था। आपसे भी उसकी वीडियो कॉल पर बात हुई और फिर आपसे राब्ते में भी था। उसको ये तमाम जो चीज़ें मिल रही हैं, उसे जो एक्सेस मिल रही है, लोगों तक रसाई मिल रही है, और फिर जो कार्रवाइयाँ होती हैं, ये किस तरह से पॉसिबल है जेल में रहकर? उसके अदारे करवाते हैं ना, वो उसका सिर्फ यही है ना, उसकी ज़िम्मेदारी उठाने का मतलब ही ये है कि मैं ज़िम्मेदारियाँ उठाता हूँ, मेरे ऊपर आप केस डालते रहो, ठीक है? मीडिया के ऊपर सिर्फ आप मुझे उसके बदले क्या दे दो, मुझे फ़ोन दे दो और मुझे यहाँ पे जो है कि ये चीज़ें यूज़ करने दो, इसी चीज़ों में कर रहा है वो, और तो उसमें कुछ भी नहीं है। हालाँकि लॉरेंस से सिद्धू की बात होती रही है, इस चीज़ का 100% मुझे पता है, ठीक है? सिद्धू उसको खर्चे के तौर पे पैसे भी देता रहा है। लेकिन जब उसने देखा ना कि सिद्धू के पास बहुत ज़्यादा पैसा आना स्टार्ट हो गया और काफ़ी कुछ हो गया, तो उसने अपना मुँह जो ना थोड़ा-सा बड़ा कर दिया ना, लॉरेंस ने ज़्यादा पैसा माँगना स्टार्ट कर दिया उससे। तो फिर जब सिद्धू को पता चला ना कि यार ये तो फिरौती वाले चक्कर में आ गया है, कि पहले तो मैं इसको दे रहा था पैसे यारी दोस्ती में कि यार मुसीबत में है, केसों में है, उसमें मैं दे रहा था। अब वो आ गया फिरौती वाले चक्कर से में, वहाँ से इनकी फिर खराब होनी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद ये इलेक्शनों में सिद्धू आ गया, वोटों-शोटों में, तो वहाँ से इनकी वो सारी गेम खराब हुई है जी। अच्छा भट्टी साहब, एक बात ये बताएं कि रजब भट्ट और उनके साथियों से आपकी अब सुलह हो गई, ये इत्तला मार्केट में है। और सुलह किन शराइत पे हुई, और क्या बाकायदा वो दोस्ती हो गई है? एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ना, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ये टिकटॉकर आपस में जो है ना दस्तो गरेबान है, और ये एक मसनूई सी एक हाइप है जो क्रिएट की गई है। ये इस तरह का माहौल पुरतशद्दुद है नहीं, ये जानबूझ के अपनी तशहीर की खातिर ऐसा कर रहे हैं। दोनों बातों का जवाब चाहिए। सर बात इस तरह है कि अगर फ़ेम वाली बात हो ना, तो फ़ेम 2000 मुझे 12-13 से लोग जानते हैं, इनसे पहले के जानते हैं मुझे लोग, और जिस तरह का बंदा होता है ना, उसको उसी तरह के फ़ॉलो करने वाले लोग होते हैं। तो मैं जिस तरह का मेरा ज़हन है या जो मैं करता हूँ, मुझे लोग भी उसी तरह के फ़ॉलो करते हैं। फ़ेम वाला तो कोई इसमें चीज़ ही नहीं है। बाकी जो सुलह वाली बात आ गई है, मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बैठ के पहले फ़ोन पे हमारी आपस में दोस्तों की डिस्कस हुई है, उधर उन्होंने उधर बात की, इधर मुझे की। तो उसमें सुलह हुई है, सोशल मीडिया तक जो है कि सुलह वो हुई है, वो चल रही है। लेकिन ये नहीं है कि कल को फिर जिस तरह अभी साहबा के ऊपर नारेबाज़ी हुई थी, या वो देखें ना जी, वो कहते हैं 2 साल पुरानी वीडियो है, तो फिर इसका मतलब तो मैं तो यही कहूँगा ना कि 2 साल से ये काम होता आ रहा है कि आज वो 2 साल वीडियो निकल आई है, तो फिर वीडियो तो है ना, चाहे गुस्ताखी जो होती है, वो चाहे नई हो या पुरानी हो, गुस्ताखी तो मैं समझता हूँ गुस्ताखी ही होती है। वो वीडियो 2 साल पुरानी है या 3 साल पुरानी है। तो अगर ले सुलह हो गई है, चल रही है सुलह,
उसने भी वीडियो बनाई कि अगर मैंने ये जो नारा लगाया था अगर गलत है, उसने भी माजरत की है, तो हमने भी बात खत्म कर दिया। लेकिन कल को फिर कोई चीज ये करते हैं गुस्ताखी, तो मैं फिर भी उसी रूप में मिलूंगा इनको। मेरी फिर कोई दोस्ती नहीं रहेगी, कोई सुलह नहीं रहेगी। दोस्ती अब वो वाली तो रही नहीं है ना, जिसके साथ एक दफा खराब हो गई है उसके साथ दोबारा क्या दोस्ती करनी जी, दोबारा उसके साथ। लेकिन अगर कल को फिर ये गुस्ताखी करते हैं तो फिर वही काम होगा जो कोई कर सकता होगा। भट्टी साहब, एक बात ये बताएं कि ये जो टिकटॉकर्स और ये मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनमें जो जंग या जदल दिखाई दे रहा है, इसका हल क्या है? बाहर भी चले जाते हैं मुल्क से, वहाँ बैठ के भी वही काम करते हैं। माफ़ी जो है, आप अगर कोने खुदरे में मांग लें और चौराहे में किसी को थप्पड़ मार दें, तो ये काबिल तस्लीम होता है? नहीं जी, मेरे कागतों में या मेरे ज़हन के मुताबिक तो नहीं होता है। जो सोशल मीडिया पे इस टाइम पे आग लगी हुई है ना सर, ये आगे जाके बड़े सारे नुकसान करवाएगी। उसका मतलब उसकी वजह ये है कि जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं ना, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। पाकिस्तान से लोग बैठ के लोगों के बाहर जो कंट्रियों में बैठे हुए हैं, उनकी माँओं-बहनों को गालियाँ निकाल रहे हैं। लोग टिकटॉक के ऊपर लाइफ़ों के ऊपर असला लेके बैठे हुए हैं, वेपन लेके बैठे हुए हैं, वहाँ पे नीचे रख के तो उसको वो बुलेट मारते हैं और धमकियाँ देते हैं लोगों को, ठीक है? तो वहाँ से फिर जब कोई बंदा बाहर बैठा होता है, तो वो कहता है यार अगर जिस तरह वो गिफ्टिंग कर रहा है रात को 20 लाख रुपए की टिकटॉक के ऊपर, वो कहता है यार मैं अपनी ज़ात के लिए या अपनी इज़्ज़त के लिए या अपनी फैमिली की इज़्ज़त के लिए इसको 2 लाख रुपए मैं मरवा क्यों ना दूँ वहाँ पे? वहाँ से माहौल खराब हो रहा है जी। क्या हल क्या है इसका? हल हमारे अदारे निकाल सकते हैं जी, इस पे कोई टीम बनाई जाए कि जो टिकटॉक पे गंदी punishment लड़कियां कर रही हैं या लड़के करवा रहे हैं, पाकिस्तान से बैठ के बहुत कुछ हो रहा है। और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हर जगह पे अगर एक टीम बन जाए ना पाकिस्तान में सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, टिकटॉक के लिए, कि ये जो कपड़े उतार के कर रहे हैं या गंदी चीजें कर रहे हैं उनके लिए एक टीम बन जाए, 5 से 10 गिरफ्तारियाँ होंगी, सब ठीक हो जाएँगे। या जो बाहर से बैठ के कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएँ कि जब वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरेंगे, तो उनको गिरफ्तार किया जाए, सब ठीक हो जाएगा सर। ठीक है? टिकटॉक लाइव बैन है, कैसे चला रहे हैं, कैसे बाहर की कंट्रियों की, यूके की और बाहर की कंट्रियों की सिमें आ रही हैं पाकिस्तान में, फिर वीपीएन यूज़ करके उसको लाइव चला रहे हैं लोग। तो ये बैन है ना, ये अदारों को हमारे देखना चाहिए कि ये किस तरह वो चीज़ जो एक मुल्क में बैन है, उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान से बैठ। ये जो टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठते हैं टिकटॉकर्स और इन्हें गिफ्टिंग होती है 20-20 लाख की, 50-50 लाख की, ये कौन करता है? किसके पास इतना पैसा है कि इन टिकटॉकर्स को ये गिफ्टिंग करें? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है? सर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ गिफ्टर तो ओरिजिनल होते हैं। जिन लोगों ने तकरीबन देखें कि अभी टिकटॉक आए कुछ साल हुए हैं, जिन लोगों ने 25-25, 30-30 साल बाहर पैसा ही कमाया ना, उन्होंने पैसे कमाने के अलावा काम ही कुछ नहीं किया है। एक तो वो जो है कि शौक से अपने गिफ्टिंग कर देते हैं, या जो उसको लोग पसंद आ जाते हैं, जिनके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, वो कर देते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें यूरोप कंट्रियों के लोग कार्ड भी यूज़ करते हैं, कार्ड से रिचार्ज करके, गिफ्टिंग करके उसको रिवर्स मार लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है? कार्ड के बैंक के ऊपर केस करके, बैंक वाले पैसे भी उनको वापस कर देते हैं और आगे टिकटॉक वाला निकाल भी लेता है, होस्ट जो होता है। आधे पैसे जो उनके पास आते हैं, आधे पैसे वो जिसने गिफ्टिंग की होती है उसको मिल जाते हैं वापस, आधे जिस जो होस्ट होता है उसको मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ एक और भी है इसमें टिकटॉक में कि काफ़ी सारा पैसा लोगों के कार्डों में पड़ा होता है, जो कि आप सिर्फ़ ऑनलाइन चीज़ें बाय कर सकते हैं, ठीक है? उसका कैश नहीं निकलवा सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लोगों के वो दूसरों के कार्ड होते हैं, उनसे रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करके होस्ट के साथ पहले डीलिंग हुई होती है कि भई आपको मैं इतना मारूँगा, आप इसमें से इतना कमीशन अपना रख लेना, इतना मुझे दे देना, ये भी होता है। लेकिन ये इसमें ओरिजिनल गिफ्टर भी हैं, लोग ओरिजिनल भी हैं जो गिफ्टिंग करते हैं। ये बहुत बड़ी गेम है ये। टिकटॉक जो लाइव है वो तो बहुत बड़ी गेम हो गई अब, बहुत बड़ी गेम बन चुकी है सर। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा सीसीडी की एक कार्रवाई जिसके अंदर वली जान लाला उसको गिरफ्तार किया गया। एक तो पहले ये कंफर्म कर दें वो बदमाश था या टिकटॉकर, और दूसरा उसके बाद वो धमकियां भी देता रहा। सोशल मीडिया पर ये चला कि उसका ताल्लुक जो है वो फ़ारूक खोखर के साथ है। क्या इसमें सच्चाई थी? नहीं, फ़ारूक खोखर साहब के साथ तो नहीं था, उनके फ़ारूक खोखर साहब के पास तो उनका मैंने जो देखा है ना, वो तो उनके पास मैंने उनको जॉब करते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं फ़ारूक खोखर साहब के जो है कि डेरे पे मुलाज़िम हुआ करता था। खुद उसके अपने बयान है ना कि वो एक मैं रिक्शा वो कहते हैं कि भी रिक्शा चलाता था। उसके बाद खान साहब के पास नौकरी की,
फिर उसके बाद अलहदगी होगी, जाके उसने अपना वो अलग सेटअप बना लिया। तो जो भी जो देखें हमारे अदारों के खिलाफ होगा या कुछ भी करेगा, तो हम तो उस बंदे के सपोर्ट ना मैं करता हूँ, ना फरूक खोखर करता, कोई भी नहीं करेगा। जो हमारे मुल्क का नहीं सक्का है या हमारे अदारों का सक्का नहीं, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक ये सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पे, और आपने खुद भी तस्लीम किया कि आपका ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास से था। ये एकदम जो आपको हाइप मिली है और आप दौलतमंद भी हो गए माशाल्लाह, एक ये इसकी वजह क्या है? दूसरा, बैरून मुल्क जाने की वजह क्या है कि आप ये खिदमत अगर मुल्क और इदारों की करना चाहते हैं और नियतन करना चाहते हैं, इखलास के साथ करना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान में क्यों से जो बेदखली आपकी है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुल्क से बाहर रहने की तो वजह मैंने आपको पहले बता दी, जो मेरे ऊपर झूठे केस थे। और मैं उस तरीके से पाकिस्तान में नहीं घूम सकता था जिस तरह मैं बाहर फिर रहा हूँ, उस तरह पैसे भी नहीं कमा सकता था कि जिस तरह मैं बाहर कमा रहा हूँ। पैसे कमाने का तरीका यही है जी कि मेरा दुबई में एक कंपनी भी है, और उसके बाद मेरा स्क्रैप का काम है शारजाह में। का जो मेरे लोग दुबई के रहने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उनको पता है कि भी इसका शदात का किस तरह का कारोबार है। अल्लाह ताला ने मेरी वहाँ पे, जब मैं दुबई गया हूँ तो वहाँ बाजू मेरी पकड़ी, अल्लाह ने करम किया। वहाँ से मैंने स्क्रैप से बहुत पैसा कमाया। फिर उसके बाद अभी मैं जिस कंट्री में हूँ, यहाँ फिर मैंने आके थोड़ी सी प्रॉपर्टी खरीद के इसके ऊपर फार्म बनाया जानवरों का, भैंसों का, और वो डेली फार्म चला रहे हैं हम उसका। भैंस वगैरह का फार्म बनाया है, उसमें भी काफ़ी प्रॉफ़िट अल्लाह ताला दे रहा है। लेकिन ये मैंने इस तरह पैसा, मेरे पास पूरे प्रूफ़ है मैंने पैसा किस तरीके से कमाया है, और ना मैंने कोई शो मिंट करने का मुझे शौक है। एक केस भी मेरा कोई साबित कर दे मैंने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान में या इंडिया में किसी बंदे से फ़िरौती माँगी हो, भत्ता माँगा हो, या मैंने पैसे लेके किसी के कत्ल हो या धमकी या कत्ल करवाया हो, या किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा या कुछ भी। हालाँकि ताल्लुक बहुत है, दोस्ती बहुत है मेरी, लेकिन आज तक एक बंदे को मैंने हराम पैसा नहीं कमाया जी। मैं हलाल पैसे के अंदर हराम डाल के सारा हराम नहीं करना चाहता हूँ, जितना भी है हक हलाल का है मेरे पास, वही काफ़ी है मेरे। इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इंडिया के अंदर आपने कार्रवाई करवाई, हैंड ग्रेनेड जो है वो फेंके गए। वो आपने कैसे किए, और क्या असल में आपने किए थे या इल्ज़ाम है सिर्फ? नहीं, उन्हीं के लोगों ने फेंके हैं जी। हम कौन सा जाके फेंक के आए हैं। उन्हीं के लोगों के, उनके अपने मुल्क में वो देते हैं। इनके अदारे ही इनके बंदों को देते हैं हमारी तरफ फेंकने के लिए, या हमारे किसी मुसलमान के घर पे फेंकने के लिए, या मस्जिदों में उधर फेंकने के लिए। तो हमने उन्हीं से उन्हीं के घरों पे फेंकवा दिया, तो इसमें कौन-सी गलत बात है। मेरे खाना काबा की तस्वीरें लगा के 3 महीने अब्यूज़िंग करते रहे हैं। हमारा तो कोई बंदा नहीं जाके फेंक के आया। इनके अपने बंदों ने फेंके हैं। लेकिन आपने सरपरस्ती की उनकी, हाँ। तो इस तरह से आप दहशत फैलाना चाहते हैं? सर बात इस तरह की है कि अगर खाना काबा को, मेरे इस्लाम को टारगेट कोई भी करेगा, या मेरे मुल्क को या दारों को, मेरा रास्ता चाहे गलत हो, मेरा तरीका गलत हो, मेरी जो समझ में आएगा मैं वही करूँगा। मुझे चाहे उससे पहले मार दें, जो मर्ज़ी जिसका दिल करता है, जो जिसने करना है ना मेरे साथ वो कर दे, मारना मार दें। लेकिन मारने से पहले एक चीज़ मेरी साबित कर दें, मुझे मेरी गलती बता दें कि हाँ भाई तुम्हारी ये गलती थी और तुमने अपनी ज़ात के लिए ये किया है, या तुमने अपने मुल्क के साथ ये गद्दारी की है, या अपने अदारों के खिलाफ ये गद्दारी की है। इतने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे होने के बाद, मेरे साथ ज़्यादतियाँ होने के बाद भी मैं अपने आज तक अदारों के खिलाफ नहीं बोला। मैंने एक एसएचओ की खातिर मैं अपने अदारों की बदनामी क्यों करूँ, या अपने मुल्क की बदनामी क्यों करूँ? मेरे साथ तो ज़्यादती की है एक एसएचओ ने। मैंने तो उस एसएचओ की नौकरी भी खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। अगर मैंने अपने मुल्क का माहौल ख़राब करना होता या अपने अदारों का माहौल चैलेंज करना होता, तो सबसे पहले मैं, अगर इतनी बदमाश या कुछ करता, तो मैं पहले उस एसएचओ से अपना बदला लेता अपनी लाइफ का, जिसने मेरी पूरी लाइफ ख़राब की है। वो पाकिस्तान में बैठा हुआ, मैंने तो उसको नहीं आज तक कुछ कहा कि नहीं यार जो ठीक है वो अल्लाह जाने और उस उनके काम जाने। तो ये चीज़ है। बाकी मैं मानता हूँ मेरे रास्ते गलत हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो है कि वो सीधे रास्ते से कुछ भी नहीं सुना जाता है। जितनी देर आप रास्ता गलत, वो फिर मजबूरन चुनना पड़ता है। तो मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है कि मेरे कोई इस्लाम को टारगेट करे जी। मैंने माँ अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 उम्रे किए हुए हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे वो चीज़ें सेंड करूँगा। आप भी देखेंगे तो शायद आपका भी दिल करे इसी तरह की चीज़ें करने के लिए। एक खाना काबा की तस्वीरें लगा के सारा कुछ उधर अब्यूज़िंग कर रहे हैं, तो नहीं बर्दाश्त होता है जी बंदे के, अगर अंदर ईमान ज़िंदा हो तो। आज के दिन पे 2025 में अगस्त में
क्या पाकिस्तान के अंदर आपके पास कोई शूटर्स हैं या आपके लड़के हैं कि अगर कोई आपके अगेंस्ट बात करता है तो वो जाएंगे? नहीं नहीं, मेरे पास भाईजान कोई शूटर नहीं है। ना मैंने जिस तरह शुरू में आपको बता दिया था, ना मैं कोई गैंगस्टर हूँ। मैंने आज तक अपने मुंह से ना अपने आप को गैंगस्टर कहा, ना डॉन कहा, ना बदमाश कहा। जो लोगों का दिल करता है वो कह देते हैं। पहले नंबर पे तो ना मेरे पास शूटर है, ना मैं शूटर रखना चाहता हूँ पाकिस्तान में। मैं अपने मुल्क का माहौल नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, और ना मैं अपने अदारों का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं अपने अदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कभी भी अपने अदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा कि मेरे अदारे अगर एक गंद ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं मज़ीद और गंद डालूँ। मेरे इस पाकिस्तान ने मेरे पूरी फ़ैमिली को सँभाला हुआ है। मेरी फ़ैमिली पूरी पाकिस्तान में है, सब कुछ पाकिस्तान में। मैं पालना ही नहीं चाहता शूटर पाकिस्तान। ना मुझे ज़रूरत है, ना मैं आज पालता हूँ, ना कल पालूँगा। जो मेरी ज़ात के दुश्मन थे ना, वो मैं पैसा लगा के उनसे अपने बदले लेता, अगर मैंने पाकिस्तान में कोई माहौल ख़राब करना होता या कुछ भी करना होता। ये जो अभी इस काम हुआ है, इसका तो पूरी दुनिया को पता है कि मेरी ज़ात का काम ही नहीं था। मेरी ज़ात पे तो कोई नारा नहीं लगा था ना। मेरे ऊपर तो हज़ारों वीडियो लोग डालते हैं, रोज़ डालते हैं। कितने के लोगों के ऊपर मैंने फायरिंग करवा दी है, कितने के लोगों को मैंने मरवा दिया, या कितने लोगों को मैंने कुछ कहा है। किसी को नहीं कुछ कहा। क्यों? वो मेरी ज़ात पे वीडियो डालते हैं। अपनी ज़ात पे बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन दूसरी जगहों पे नहीं होती। अच्छा, जब आप ये बातें करते हैं कि आप इदारों के साथ खड़े हैं, मुल्क के साथ खड़े हैं, इस्लाम के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं, आप बाहर किसी नामालूम मकाम पर हैं, तो लोग तनकीद नहीं करते? सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि ये शहजाद भट्टी जो है डरपोक है, वो छुपा हुआ है कहीं पे, वो सामने नहीं आता, पाकिस्तान में नहीं आता। सर, मैं कहता हूँ मेरा जो मकसद है, उसके मकसद के अलावा जो जिसका दिल करता है ना, वो समझता रहे। पहले मैं इन लोगों की टेंशन लेता होता था कि यार ये बंदे ने मेरे लिए ये बात की। अब मैं नहीं लेता हूँ। मेरा जो मकसद है, मैं अपने उस मकसद पे मेरी नज़र है। मैंने इनको एक पहले नंबर पे तो जवाब देने बंद कर दिए हैं। और अगर कोई समझता है कि मैं डर गया हूँ, तो मैं उसको कहूँगा कि भाईजान ठीक है, मैं डर गया हूँ। जब कोई इस तरह का टाइम आएगा, जब मेरे मुल्क की या मेरे इस्लाम की या दारों की बात आएगी, कोई भी बंदा करेगा तो उसको पता चल जाएगा भट्टी कितना का डरा है। अगर वैसे कोई कहता है कि डर गया, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि मैं डर गया। हम जब देखते हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठ के दो टिकटॉकर्स, तीन चार टिकटॉकर्स आपस में एक दूसरे को ललकारते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो एक बदमाशी का कल्चर है, गैंगस्टरिज्म का कल्चर है, वो यूथ के अंदर ग्लोरीफाई हो रहा है और जो यूथ है उसको भी इस तरफ लगा रहे हैं? जा रही हैं चीज़ें, लेकिन मेरा ख़्याल है जब से ये सीसीडी आई है, अदारा बना है जब से, उस टाइम से तो काफ़ी चीज़ें जो है कि वो कंट्रोल में हो गई हैं। जो कि पहले तौर पे लोग अपना असला शो करके जो नौजवान नस्ल थी, उनको अपनी तरफ करते थे, अपना फ़ैन बनाते थे। लोग पाकिस्तान में क्या करते थे कि एक प्राडो ले लेते थे रेंट पे, और पीछे जो है कि एक डाला लगा लेते थे, जिसमें कि आप समझ लें कि 10,000 पे पाकिस्तान में गनमैन मिल जाता होता है 24 घंटों के लिए ना। उसके ऊपर वो करके तो अवाम अपनी तरफ, जो नौजवान लड़के होते थे उनको अपनी तरफ करते थे। तो जब से ये सीसीडी अदारा बना, ये काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ गई हैं। हमने अभी तक, मेरा नहीं ख्याल है कोई डाला-शाला देखा है। आप पाकिस्तान में जितने टिकटॉकर देख लें या यूट्यूबर देख लें, इनका स्टार्ट ही यही हुआ था पहले। या गाड़ियाँ दिखाई हैं इन लोगों ने, तो या अपना पैसा शो किया। और इनके अंदर टैलेंट कौन-सा है? कोई टैलेंट है तो मुझे बताएँ इनके किसी बंदे के अंदर कि यार ये एक टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई पब्लिक को मैसेज जा रहा है, कोई पब्लिक को सीखने के लिए मिल रहा है। कोई भी एक भी बंदा पाकिस्तान में बता दें कि भई ये है। कोई बंदा किसी को गिफ्ट दे रहा है, कोई कह रहा है फलाना फ़िल्टर निकाल लो, कोई कह रहा है इस तरह कर लो, मेरी वीडियो शेयर कर दो। टैलेंट किसी के अंदर है तो मुझे भी बता दें किसके अंदर है टैलेंट। एक बात ये बताएं कि किस पर्सनैलिटी पे, किस इदारे पे आपको एतमाद है कि अगर वो आपको गारंटी कर दें तो आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और अपने आप को सरेंडर कर देंगे बिफोर द कोर्ट्स, बिफोर द डिपार्टमेंट्स? मुझे अपने जो लाहौर वाले, मैं डीआईजी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, मुझे उनके ऊपर भी एतमाद है, डॉक्टर उस्मान साहब पे भी एतमाद है। अगर ये मुझे किसी तरीके यकीन दहानी करवा देते हैं कि आप आ जाओ, आप अपने केस फेस कर लो, तो मैं उस पे जो है कि वापस आ जाऊँगा। जो भी हमारे अदारे हैं, मरियम नवाज़ साहब भी इस चीज़ का अगर नोटिस लें कि अगर वो एक टीम बनाएँ, उसमें चेक करें कि हाँ, इस बंदे के साथ वाक़ई शहज़ाद के साथ गलत चीज़ें हुई हैं, पर्सनली तौर पे इसके साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं, केस इसके ऊपर किए गए हैं, वो अगर मुझे टीम एक बना दें, तो मैं फिर भी आके अपना केस ये वाला फ़ेस कर लूँगा। इसके अलावा किसी मैं केस में इश्तिहारी नहीं हूँ इस टाइम। सीसीडी की एक मुबैना फहरिस्त जारी हुई है, उसमें आपका नाम तो नहीं है कहीं?
नहीं नहीं मेरा नाम नहीं उसमें। सर अदारों को भी पता है कि किसने क्या किया हुआ है और किसने क्या नहीं किया हुआ है। अगर मेरे मुल्क की एजेंसियां बैठी हुई हैं, मेरे मुल्क के अदारे बैठे हैं, उनकी पूरी नज़र है मेरे ऊपर कि क्या ये बंदा वाकई अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करता है या मुल्क के खिलाफ बोलता है। इधर सोशल मीडिया पे तो ये भी हो सकता है ना कि मैं पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहूं और अंदर से मैं पाकिस्तान की जड़ें काट रहा हूँ। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो उसमें मुझे वो देखते हैं, मेरे ऊपर उनकी पूरी नज़र है कि भी ये बंदा क्या कर रहा है इस टाइम पे। सोशल मीडिया आज आपको पता है हर बंदे के पास है। जितना मुझे वो उठाते हैं इंडिया वाले या जितना मेरा वो नाम लेते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तान के जो एजेंसियां इदारे हैं वो चेक करते हैं ना कि बंदा कौन है शहजाद। तो उनको पता है कि मेरा किसी भी गलत चीज़ के अंदर हाथ नहीं है, ना अपने मुल्क के लिए ना अपने इदारों के लिए। हालांकि मेरी जब लॉरेंस के साथ दोस्ती थी, लॉरेंस ने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा ना कि यार मुझे कुछ सामान उधर से भेजो, कोई वेपन भेजो, ये करो। उसको मुँह पे जवाब दिया कि नहीं यार, आज नहीं कल 5 साल बाद, 2 साल बाद अगर मेरे इदारों को पता चल गया कि शहज़ाद इसमें शामिल है पाकिस्तान से कोई भी चीज़ भेजने में, तो मेरी तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी पाकिस्तान में जो बैठी हुई है। मैं खुद पाकिस्तान में बैठा हूँ। मैंने तो 3 साल लॉरेंस के साथ दोस्ती रही है, उसके साथ पाकिस्तान से एक चीज़ नहीं उसको भेजने की कोशिश की कि यार ये मेरी तरफ से ले लो या कुछ भी कर लो। वो लोग करते होंगे लेकिन मैंने नहीं आज तक अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है। अच्छा, रजब भट्ट के साथ आपकी क्या कभी पहले दोस्ती थी, और ये रीसेंट जो मामला हुआ इस पर आप दोनों की दुश्मनी हुई? रजब भट्ट के साथ टिकटॉक पे इस तरह के मैं भी तो गिफ्टिंग भी करते हैं, हम लोग लाइव भी बैठे होते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्ती टिकटॉक पे ही हुई थी इसके साथ। फिर उसके बाद फारूक भाई ने इसके लिए, फारूक कोकर ने वीडियो बनाई थी। तो वो जब 295 वाला मसला बना है, तो इसने कुरान पे हाथ रख के जब माफ़ी मांगी है, फिर खाना काबा में जाके माफ़ी मांगी है। तो मैंने फारूक कोकर को भी बोला कि उस बंदे ने इस जगह पे माफ़ी मांग ली है, तो वह अब इसको ख़त्म करते हैं तरीके से, जो है ना, ख़त्म करने की साइड पे आते हैं। फिर वो जो वकील है, हमारा एक दोस्त है मेरा, मियाँ बिलाल, उसको भी मैंने फ़ोन करके समझाया कि यार बस छोड़ो, इसने माफ़ी-शाफ़ी माँग ली है तो दोबारा करेगा देख लेंगे। दोबारा कुछ दिन ही गुज़रे हैं तो वो वीडियो इसके सामने आ गई। फिर अपने इस्लाम से बढ़ के कोई दोस्ती नहीं है जी। मैं लॉरेंस जैसे बंदे की अपने मुल्क की खातिर दोस्ती छोड़ सकता हूँ, तो ये तो मेरा नहीं ख़्याल है, मैं इनको कख भी समझता हूँ। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने या पंजाब की होम डिपार्टमेंट ने आपकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया था, आपकी इत्तला में है? नहीं जी, मेरी इत्तला में नहीं है, तो अभी तक नहीं है। कोई आपसे रब्ता किसी ने इंटरपोल के शख्स ने किया हो, या आपकी सर्वेलेंस हो रही हो, या आपको ये पता लगा हो? देखिए ना, खतरात तो मंडला रहे हैं आपके सिर पे। सर अभी देखें, मेरे तो दुश्मन देखें जी, पहले नंबर पे इंटरपोल की, मेरा तो यही मैसेज है हमारी गवर्नमेंट को भी और अदारों को भी कि आपको इतना लंबा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं आपको ज़ुबान देता हूँ कि आप मुझे फ़ोन करें, मुझे यकीन दहानी इस चीज़ की दिला दें कि भी आप आ जाओ, आपका जो ओरिजिनल केस होंगे ना, जो सज़ा उनकी बनती होगी वो भुगतो। मैं दूसरे दिन ही फ्लाइट करवा के आ जाऊँगा। मुझे ये ज़िंदगी, ये पैसा, ये बाहर की प्रॉपर्टी, ये कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने मुल्क में जेल गुज़ार लूँगा, वो मेरे लिए बेहतर है। मुझे फ़ोन कर देंगे, मैं खुद ही आ जाऊँगा। मेरे गिरफ्तार वो इंटरपोल से 6 महीनों तक करते हैं या साल तक करते हैं, तो मैं उससे पहले खुद ही आ जाऊँगा। इस चीज़ की मुझे नहीं है प्रॉब्लम जी। मैं अपने मुल्क से, वो उन्होंने भी मुझे अपने मुल्क लेके जाना है, तो मैं उससे बेहतर है खुद अपने मुल्क चला जाऊँ। लेकिन इसमें मुझे मरने से डर नहीं लगता है सर। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, एक दिन आनी आनी है, अगर वो किसी अदारे से लिखी हुई है तब आनी है, या मुझे अटैक होना है तब आनी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना, बेगुनाह मौत जो है ना वो ना मारा जाऊँ, कि मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर ये ना हो कि यार ये कोई चोर डाकू था, इसको मुकाबले में मार दिया, इसके दोस्तों ने मार दिया। छुड़वाने आए थे, लेकिन मेरा माँ-बाप जो है ना वो चीज़ें नहीं बर्दाश्त करेंगे। सारी ज़िंदगी के लिए वो मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा एक। इस चीज़ से डरता हूँ, बाकी ज़िंदगी ना, मौत तो अल्लाह के हाथ में, ना पहले आनी है ना बाद में आनी है। डरता नहीं हूँ, लेकिन ये इस कलंक से डरता हूँ कि ये कलंक ना लग जाए मेरे ऊपर कि मैं अपने दोस्तों की फायरिंग से मारा गया हूँ जी। ये चीज़ है। अच्छा, आज के दिन पे क्या रजब भट्ट और आपके जो मामला थे वो तय पा गए हैं, और आने वाले दिनों में ना रजब भट्ट की तरफ से या उसके दोस्तों की तरफ से, ना आपकी या आपके दोस्तों की तरफ से कोई बयानबाजी तो नहीं होगी एक दूसरे पर? नहीं, 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 कोई बयानबाज़ी ना हुई है, इंशाल्लाह ना मज़ीद होगी।
अगर मैंने यहाँ पे भी कोई इंटरव्यू में भी आपको बातें की तो वही की हैं जो कि गुज़र चुकी हैं, हो गई हैं जो पहले। लेकिन ये है कि कल को कोई गुस्ताखी करेगा कोई भी बंदा उसमें, तो फिर मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं नहीं बोलूँगा या मेरे दोस्त नहीं बोलेंगे, फिर कोई नहीं। शादाब भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे नाज़रीन को बहुत अहम इंकशाफ अंगेज़ बातें जो हैं वो बताई हैं, और बहुत से ऐसे राज मख्फ़ी जो थे उनसे पर्दा उठाया है। हम और हमारे नाज़रीन आपके बहुत मशकूर हैं। थैंक यू वेरी मच।